नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर उत्कर्ष की यूजीसी नेट क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका फिलोसोफर, मेंटर, गाइड, टीचर अनिल मेहंदी रत्ता आपका स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये जो सब्जेक्ट है ये अगर फिलॉसफी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी के पास नहीं है तो फिर सभी बच्चों ने ये सब्जेक्ट अपने जीवन में पहली बार पढ़ते हैं। और न सिर्फ जीवन में पहली बार पढ़ते हैं, जीवन में इस चीज का इस्तेमाल भी कम करते हैं। हमारे दिमाग के दो साइड होती है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर जो मैथमेटिकल रीजनिंग या सामान्य जीवन को चलाने वाला एक हिस्सा होता है जिसको हम जीवन भर यूज करते हैं, लेकिन जो राइट साइड है वो है लॉजिक का हिस्सा, लॉजिकल रीजनिंग। तो वो लॉजिक वाला पार्ट हम पूरे जीवन में यूज नहीं करते, तो करते हैं तो 3% 4%। अभी मैं आपको साबित भी कर दूंगा। तो इसलिए इस पार्ट को पढ़ना और भी जरूरी है, क्योंकि इसका हम ना तो जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास खूब सारा, सबके पास ईश्वर ने हमारे को सबको 1300 ग्राम 1400 ग्राम का ये दिमाग जो दिया है, तो उसमें 1300 ग्राम के दिमाग में लॉजिक का पार्ट बहुत बड़ा है तो सही। अब वो लॉजिक है क्या, आज थोड़ा सा आपका मैं एक इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद इसके कोर्स, इसका सिलेबस, यूजीसी नेट में इसकी महत्ता, इंपॉर्टेंस, प्री पीएचडी में इसकी इंपॉर्टेंस, नेट में, सेट में बहुत जगह इंपॉर्टेंस है इसकी। और आजकल तो सभी एग्जाम्स में, चाहे आप आईएएस का एग्जाम ले लो, सी सेट का, चाहे सिविल सर्विसेज का और कोई स्टेट सिविल सर्विसेज ले लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग जो यूजीसी नेट में आती है उसका जो सिलेबस है वो बाकी एग्जाम्स के सिलेबस से थोड़ा अलग है। यहां पर हम लॉजिक जो बात करते हैं वो जो इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी, इन दोनों की तालमेल, इन दोनों की तुलना, द कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न लॉजिक एंड इंडियन लॉजिक, उसको हम करते हैं और वही हमारे सिलेबस में है, वही पढ़ते हैं। वेस्टर्न लॉजिक जो अरिस्टोटल ने दिया और इंडियन लॉजिक जो महर्षि गौतम ने दिया, जिसको आप न्याय तर्क कहते हैं या न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी, और न्याय शास्त्र जिसको आप बोल रहे हैं, ये महर्षि गौतम ने एक पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक से ये सारा न्याय का तर्क हम पढ़ते हैं। अक्षपाद गौतम नाम था उनका। चलिए, वो तो एक बहुत गहराई में बात हो गई, वो तो हम धीरे धीरे गहराई में भी उतरेंगे। पर आज का जो क्लास है उसमें सिर्फ एक बार लॉजिकल रीजनिंग का एक स्ट्रक्चर पता चले कि अब जब लॉजिकल रीजनिंग बोल रहे हैं, युक्ति युक्त तर्क बोल रहे हैं, ये है क्या, और वैसे रीजनिंग होती कितनी तरह की है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता रीजनिंग होती कितनी तरह की, रीजनिंग का मतलब क्या है। रीजनिंग का मतलब सिर्फ तर्क समझते हैं, और तर्क का मतलब वही जो बैंकिंग में, एसएससी में आती है। हाँ भाई, ब्लड रिलेशन आ गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई है, रैंकिंग टेस्ट हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है, गणितीय तर्क है। ये अलग यूनिट है यूजीसी नेट में, है ना, वो अलग यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क। और एक ये अलग यूनिट है युक्ति युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग की चर्चा करेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग से शुरू करने से पहले यह जानेंगे कि रीजनिंग होती कितनी तरह की है। तो दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग कितने प्रकार की होती है वो समझना ज्यादा जरूरी। रीजनिंग में, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वेस्टर्न फिलॉसफी की जब बात करते हैं, अरिस्टोटल की बात करते हैं, तो अरिस्टोटल की पूरी रीजनिंग टिकी हुई थी एक ही चीज पे, और वो थी डिडक्टिव रीजनिंग। आपको सबसे ऊपर यहां पर दिखेगा शब्द डिडक्टिव रीजनिंग। हमारे जो इंडियन लॉजिक है, जो न्याय शास्त्र था, तर्क शास्त्र जिसको कहते हैं, अनवीक्षकी भी कहते हैं, अक्षपाद गौतम ने दिया। न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी उनकी थी। उनकी जो तर्क जो बना हुआ है वो बना हुआ है डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों पर, निगमनात्मक और आगमनात्मक। अब ये दो शब्द बड़ा तंग करते हैं यूजीसी के बच्चों। वो कहते हैं रिसर्च पढ़ो तो आ जाते हैं दोनों शब्द, टीचिंग पढ़ो तो आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो तो आ जाते हैं। तो ये दोनों आपके साथ रहेंगे
पूरी यूजीसी नेट के दौरान वोडाफोन के कुत्ते की तरह पीछे 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 पीछे, छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से बुने हुए, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग। तो ये लॉजिकल रीजनिंग ने दिया इन दो शब्दों को, ये दो प्रकार की रीजनिंग है। और ये दो प्रकार की रीजनिंग हम शिक्षण में भी पढ़ते हैं कि शिक्षण के प्रकार भी होते हैं, रिसर्च के टाइप्स भी होते हैं। अब आज हम ये सीखेंगे आज की क्लास में, ये डिडक्टिव इंडक्टिव है क्या भला। आज इस क्लास को लेने के बाद जितने भी बच्चे इस दो शब्दों के बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, चाहे वो किसी स्टूडेंट को है, चाहे वो किसी टीचर को है, जो भी इस दोनों शब्दों से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, मैं पूरा प्रॉमिस करता हूं मेरी इस क्लास के बाद इन दो शब्दों से आपकी दोस्ती हो जाएगी और कोई दिमाग में बादल होगा तो छट जाएगा। क्योंकि कई बार किताब की भाषा क्लिष्ट होती है, कई बार किताब की भाषा कठिन होती है, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बुक। तो वो आज उस लैंग्वेज को आप अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले रीजनिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो रीजनिंग टोटल 6 हिस्सों में बटी हुई मूल रूप से। वैसे तो और भी बहुत तरह की रीजनिंग के चर्चे की होते हैं, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सही और गलत कुछ नहीं होता, वैध और अवैध होता है। इट इज वैलिड और इनवैलिड बेस्ड ऑन द गिवन प्रोपोजिशन। तो सत्यता असत्यता अलग चीज है, ये भी आप मेरे से आगे सीखेंगे। वैधता और अवैधता अलग चीज है। एक हम बात कर रहे हैं ट्रूथ और फॉल्स की, एक हम बात कर रहे हैं वैलिड इनवैलिड की। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहला रीजनिंग जो आज हम पढ़ेंगे वो है डिडक्टिव रीजनिंग, हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक तर्क। दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग या आगमनात्मक तर्क। तीसरा एबडक्टिव रीजनिंग यानी अपवर्तनात्मक तर्क। चौथा एनालॉगस रीजनिंग यानी सादृश्य मूलक या सादृश्यात्मक तर्क। पांचवा फैक्चुअल रीजनिंग तथ्यात्मक तर्क। और छठा हाइपोथेटिकल रीजनिंग यानी काल्पनिक या सशर्त तर्क। तो ये 6 तरह की रीजनिंग होती है जो हम पढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है उसको समझते हैं पहले, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों डिडक्टिव रीजनिंग शब्द का, जैसे अगर किसी बच्चे ने बीएड कर रखा है तो ये शब्द से उसका वास्ता है। बीएड एमएड में ये बच्चे पढ़ते हैं, और वैसे भी साइकोलॉजी वाले बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, टीचिंग वाले बच्चे भी इसको पढ़ते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो बड़ी हर जगह काम में आती है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? डिडक्शन, डिडक्शन शब्द का मतलब होता है निकलना। निगमन, निगमन मतलब निकलना, टू फॉलो। किससे निकलना? किसी दी गई कथन या प्रपोजिशन या प्रेमिस से। जैसे मैं अगर आपको कोई वाक्य बोलूं, कोई सेंटेंस बोलूं, और उस सेंटेंस के अंदर कुछ चीज अंतर्निहित इम्प्लिसिट हो, कोई चीज ऐसी हो जो मैं बोल ही रहा हूं, उसमें उसका अर्थ शामिल है, और फिर मैं आपसे कहूं क्या ये चीज निकल रही है, आप कहोगे हां सर, आपने जो कथन बोला है, आपने जो स्टेटमेंट बोला है, उसमें ये चीज ऑटोमेटिक निकल रही है। तो कोई ऐसी चीज जो बोली गई या कही गई या दी गई कथन से, स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली इंप्लिसिट हो, ऑटोमेटिकली निकले, उसको कहते हैं डिडक्टिव या डिडक्शन। और डिडक्शन शब्द में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, कोई प्रयोग, परीक्षण, टेस्टिंग, जांच कुछ नहीं होती। आपने कोई जांच करके नहीं निकाला उसको। इट इज अ टॉटोलॉजी। अंग्रेजी में शब्द है टॉटोलॉजी, वो टॉटोलॉजी होता है। हिंदी में कहते हैं अंतर्निहित वाक्य। तो दोस्तों डिडक्शन वो है जो उसके अंदर पहले से शामिल है, आपने उसमें कुछ नया नहीं किया। तो पहली चीज तो ये समझे आप। अब किताबों में तो परिभाषा लिखी है साहब, जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये सामान्य क्या भला है? सामान्य शब्द का यहां मतलब है, जनरल का यहां मतलब है यूनिवर्सल। यहां जनरल का मतलब है जिस की बात आप कर रहे हो, जिस पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हो, उस पॉपुलेशन पर पूरे पर क्या वो चीज, वो कथन, वो बात, वो विशेषता लगती है क्या? जैसे एग्जांपल, मैंने कहा सभी लड़के स्मार्ट होते हैं। अब जो लड़के सुन रहे होंगे खुश हो रहे। अनिल एक लड़का है।
अब खुश मत हो, मैं उसमें शामिल हूं। सभी लड़के स्मार्ट होते हैं और अनिल एक लड़का है। अब ये स्टेटमेंट दे दिया मैंने। अब इस स्टेटमेंट में दो बातें हैं। पहली, सभी लड़कों की बात कर रहा है, इसलिए जनरल है, सामान्य है। सामान्य मतलब सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। इट इज टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। एवरीबडी मीन्स हुम? लड़के। हमारी पॉपुलेशन लड़के हैं, लड़कों की विशेषता की बात कर रहा है, और वो विशेषता सभी लड़कों पे लग रही है, यानी सभी लड़के स्मार्ट हैं। तो स्मार्टनेस एक विशेषता है जिसके बारे में, लड़कों के बारे में बताई गई है, लेकिन यह विशेषता क्या किन लड़कों में बताई गई? सब पे। जनरल लड़का मतलब कोई भी लड़का हो तो स्मार्ट है, सब पे लागू होती। अब अनिल एक लड़का है, मतलब अनिल उस पॉपुलेशन का हिस्सा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, डिडक्शन या कंक्लूजन या निष्कर्ष, अनिल स्मार्ट है? खबरदार जो नहीं बोला तो। मैं दिख ही रहा हूं स्मार्ट तो। अब आप बोलेंगे सर आप दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, लेकिन कथन के हिसाब से तो आप स्मार्ट हो। वास्तविकता में हो या नहीं हो, लेकिन कथन के हिसाब से तो स्मार्ट हो। डिडक्शन तो निकलता है कथन में। वो कैसे? आपने कहा अनिल एक लड़का है और सभी लड़कों के स्मार्ट होने की बात करी आपने। तो जब सभी लड़के स्मार्ट और अनिल एक लड़का है, तो अनिल भी उन्हीं लड़कों का हिस्सा है, और अगर लड़का है तो स्मार्ट बन गया ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने कह दिया। कथन के ये जो कथन में जो लिखा है वो ट्रू मान रहे हैं। कंसिडरिंग द प्रीमाइस टू बी ट्रू, कंसिडरिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, कथन को सत्य मानते हुए निष्कर्ष की जांच करिए। फाइंड आउट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ट्रूथ ऑफ, अज्यूमिंग द ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइस। प्रीमाइस बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना? तो ये बात तो भाई साहब जनरल की बात करते करते, सारे लड़कों की स्मार्टनेस की बात करते करते, आपने एक लड़के की स्मार्टनेस के ऊपर प्रश्न पूछा, यानी जनरल टू पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट। किसी एक कथन से एक उस पॉपुलेशन के हिस्से के बारे में आपने जानना चाहा, और भाई वो कंक्लूजन जो निकला कि अनिल स्मार्ट है, तो क्या अनिल को देख के बताया कि स्मार्ट है? शायद देख के तो आप कहते यार स्मार्ट तो नहीं लग रहा। या क्या आपने जांचा, किसी लड़की लड़के से पूछ के बताया, कोई दुनिया कह रही है इसलिए बोला स्मार्ट है? नहीं भाई, कथन में लिखा है कि अनिल एक लड़का है और कथन कह रहा है सभी लड़के स्मार्ट है, तो अनिल का स्मार्ट होना लाजमी हो गया। लाजमी वर्ड बोल रहा हूं, अनिल का स्मार्ट होना कंपलसरी हो गया। इट हैज टू बी ट्रू, इट मस्ट बी ट्रू। ये शब्दों पे गौर करना, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये शब्दों में फंसाएंगे आपको। इट कैन बी ट्रू, गलत बात। इट मस्ट बी ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। अगर डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हो, मेरे सेंटेंस को अब गौर से सुनना, अगर डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हो और उसमें दिया गया कथन सत्य है, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट्स कंक्लूजन हैज टू बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू, गारंटीड ट्रू। अगर कथन सत्य है तो निष्कर्ष अवश्यम भावी सत्य होगा, और उसकी सत्यता किसी प्रमाण, किसी विशेषता, किसी गुण, किसी परीक्षण, किसी निरीक्षण, किसी प्रयोग पर आधारित नहीं है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्सपेरिमेंट, इट इज अ टोटोलॉजी। वो तो उसमें अंतर्निहित है, इट इज already implicit in the given statement. So when you talk about deductive reasoning, it is always general to specific, and general to specific is always true. If general is true, specific is always true. इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर तो कंक्लूजन ट्रू होगा, तो गारंटेड होगा। और मैं कह दूं अगर स्टेटमेंट ट्रू और कंक्लूजन रॉन्ग है, तो आप कहोगे सर आपकी ये डिडक्टिव रीजनिंग अब वैलिड नहीं है, अब ये इनवैलिड डिडक्टिव रीजनिंग है। अब जिस रीजनिंग की आप बात कर रहे हो ये इनवैलिड हो गई, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग तभी वैलिड होगी जब स्टेटमेंट ट्रू है और कंक्लूजन ट्रू है। स्टेटमेंट के ट्रू होने पर कंक्लूजन का ट्रू होना लाजमी हो गया, जरूरी हो गया। अगर आपने कह दिया ट्रू नहीं है, तो फिर इसका मतलब आपका डिडक्टिव रीजनिंग वैलिड नहीं है। क्लियर है ये बात? तो दोस्तों ये तो एक बात हो गई। अब इस पे थोड़ा सा मैं और कुछ चीजें आपको चर्चा करूंगा कुछ शब्दों से। मैंने तो आपको बता ही दिया कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर है, और ये युक्ति संगत या न्याय संगत लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ना। और अभी जो मैं बात बोल रहा था वो आपके सामने लिखी हुई आ गई। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू।
वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज। निष्कर्ष हमेशा सत्य होगा, अवश्यम भावी सत्य होगा। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्सपेरिमेंट, ये किसी प्रयोग या परीक्षा पर आधारित नहीं है, ये तो कथन में अंतर्निहित है, इट इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट, है कि नहीं। तो जैसे एक चीज हमने देखी कि भाई अगर मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट ट्रू है, अगर डिडक्टिव रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं और स्टेटमेंट ट्रू है और कंक्लूजन आपका फॉल्स है, एग्जामिनर ऐसे आपको पूछेगा, ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार आ चुका, इससे भी ज्यादा बार, और फिर आएगा और घुमा फिरा के पूछते हैं, घुमा घुमा के फिरा फिरा के पूछते, पेचकस लेके बैठ जाता है एग्जामिनर, कुरेद कुरेद के पूछता है, डिफरेंट तरीके से पूछता है, डिफरेंट एंगल से पूछता है। अभी मैं भी पूछूंगा आपको इसी बात को 4 एंगल से। तो पहली बात मैंने कहा कि भाई ये डिडक्टिव रीजनिंग है, उसमें स्टेटमेंट ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स है, तो आप कहोगे सर आपका डिडक्टिव रीजनिंग इनवैलिड है, अवैध है। ऐसा डिडक्टिव रीजनिंग वैलिड नहीं हो सकता, या तो वो डिडक्टिव रीजनिंग नहीं है और या ये कंक्लूजन फॉल्स नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बाकी चीजें हो सकती हैं, ये फॉल्स और ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स और ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू और ये ट्रू हो सकता है, ये बाकी सारी चीजें हो सकती, बस ये नहीं हो सकता। कथन सत्य और निष्कर्ष असत्य, ऐसा निगमनात्मक तर्क सदैव अवैध होता है। कथन सत्य और निष्कर्ष असत्य, ऐसा निगमनात्मक तर्क सदैव अवैध होता है कि नहीं। जैसे उदाहरण मैंने कहा, लड़के ग्रेजुएट होते हैं। अब लड़के ग्रेजुएट होते मतलब सभी लड़के ग्रेजुएट होते हैं, इसका ये मतलब है। और फिर रमन एक लड़का है। अब देखिए 2 बातें बोल दी हैं, लड़कों के बारे में बोल दिया सभी लड़के ग्रेजुएट हैं, और रमन के लिए कह दिया कि रमन एक लड़का है। इसका मतलब रमन का ग्रेजुएट होना ऑटोमेटिकली साबित हो गया भाई। तो ये है डिडक्टिव रीजनिंग। आई बात समझ में। मैंने आपके आगे इसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद, टॉपिक पढ़ा दिया मैंने आपको डिडक्टिव रीजनिंग का, उसकी मेन चीज बता दी। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। यूजीसी नेट में इस टॉपिक पर लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस लाया हूं, वो जरा देखिएगा। इसने कहा, एक क्वेश्चन है, व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस नेसेसरीली। अगर इसका मैं कुछ हिंदी के भी लाया हूं आपके लिए, तो पहले एक बार अंग्रेजी का जो है वो कर लेते हैं, फिर उसके हिंदी में भी कर लेंगे। When the conclusion of an argument follows from its premises necessarily, देखो बच्चों ये वर्ड पकड़ो कि जब किसी आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं तर्क वाक्य को, जब किसी तर्क वाक्य में यदि किसी तर्क में निष्कर्ष उसके कथन से अवश्यम भावी निकलता है, तो ऐसे तर्क को क्या कहते हैं? ऐसे तर्क को डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन ही पूछ ली कि वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है जिसमें कथन से निष्कर्ष पक्का निकलता है, तो इट फॉलोज नेसेसरीली, तो लो साहब डिडक्टिव हो गया। अब मैं आपको एक इसकी अलग से चीज सिखाने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा गौर से। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि डिडक्टिव रीजनिंग है, और मैं 4 सिचुएशन आपके आगे रखूंगा कि ये स्टेटमेंट है, कथन है, और ये कंक्लूजन है ना। और मैंने कहा कि स्टेटमेंट ट्रू और कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, स्टेटमेंट फॉल्स और कंक्लूजन ट्रू हो, या स्टेटमेंट फॉल्स और कंक्लूजन फॉल्स हो, या स्टेटमेंट ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स हो। इनमें से किस केस में डिडक्टिव, या कौन कौन से केस में डिडक्टिव रीजनिंग इनवैलिड होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिडक्टिव रीजनिंग इज इनवैलिड? निम्न में से कौन कौन से केसेस में निगमनात्मक तर्क अवैध होता है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों सुनिए, मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये, इसको कहते हैं हमारी टीचिंग की भाषा में रिडंडेंसी।
रिडंडेंसी जो है वो कंसेप्ट को यहां पे जमा देती है। एक टीचर इसका प्रयोग करता है, आपने नोट किया हो तो मैं एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से आपको बोल रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज ढूंढनी है कि दोस्तों कथन सत्य और निष्कर्ष असत्य ये नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। कथन सत्य और निष्कर्ष सत्य हो सकता है, कथन असत्य निष्कर्ष सत्य हो सकता है, कथन असत्य निष्कर्ष असत्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह नहीं हो सकता, तू बाहर आ जा। इस केस में डिडक्टिव रीजनिंग इनवैलिड है। डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क इनवैलिड कब होगा? वो एक ही केस में होगा, निगमनात्मक तर्क अवैध तब होगा जब कथन सत्य और निष्कर्ष असत्य है। तो बस बाकी सबको हां कर दो, भैया तू भी हो सकता, तू भी हो सकता, तू भी हो सकता, ये तू नहीं हो सकता, तू पाकिस्तानी है, तू बाहर आ जा। बाकी सब चलेंगे, नेपाली चलेंगे, भूटानी चलेंगे, श्रीलंकन चलेंगे, पाकिस्तानी नहीं चलेगा, तू बाहर आ जा। है कि नहीं? तो एक तो चीज ये हो गई। एक और क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। अब देखिए, मैं आपसे जो बात कर रहा था वो एग्जाम में वही वर्ड्स आ गए। ये पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन है। इन अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन, यदि एक वैध निगमनात्मक तर्क में, वैलिड मतलब वैध, वैध निगमनात्मक तर्क में वैध निगमनात्मक तर्क पहले बोल दिया है, मतलब वैलिड है। ये पहले कह दिया कि ये तुम्हारा जो तर्क है वो वैलिड है, डिडक्टिव रीजनिंग वैलिड है। तो बताओ, अगर प्रीमाइसिस ट्रू है, अगर कथन सत्य है, पहला कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, कंक्लूजन मे समटाइम्स बी ट्रू, कंक्लूजन कैन बी प्रोबेबली ट्रू, कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। कंक्लूजन का, निष्कर्ष का सत्य होना गारंटेड है, 100% है, होना ही चाहिए। एक और करते हैं इसी टॉपिक पर, एक और क्वेश्चन अब की बार हिंदी में आपके लिए ले आया। उस कूट का चयन कीजिए जो दो, अब अच्छा देखिए, अब उसी चीज को घुमा के पूछ लिया एग्जामिनर ने। टू बेस स्टेटमेंट्स है, अब की बार दो स्टेटमेंट्स है, एक नहीं है। एंड वो बोल रहा है कि दो आधार वाक्यों के निगमनात्मक तर्क के प्रसंग में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। मतलब वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और इसमें से एक चीज है जो वैलिड में नहीं चलेगी। फिर मैं अपनी बात दोहरा दूं, ध्यान रखना क्या नहीं चलेगा, पाकिस्तानी कौन है। एक सही आधार वाक्य है, अब देखो ये आधार वाक्य, स्टेटमेंट या कंक्लूजन, ठीक है, एक सही है एक गलत है और निष्कर्ष गलत है। बोल रहा है ये वैध हो सकता है। दोनों सही हैं और निष्कर्ष गलत है, ये वैध हो सकता है। पाकिस्तानी आ गया, दोनों स्टेटमेंट राइट है और कंक्लूजन रॉन्ग है, यही पाकिस्तानी है, यही नहीं हो सकता। एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य, एक राइट एक रॉन्ग है और निष्कर्ष सही है, हो सकता है। दोनों गलत है और निष्कर्ष भी गलत है, हो सकता है। दो स्टेटमेंट है, एक राइट एक रॉन्ग है, कंक्लूजन रॉन्ग है, हो सकता है। दो स्टेटमेंट है, एक राइट एक रॉन्ग है, कंक्लूजन राइट है, हो सकता है। दो स्टेटमेंट है, दोनों रॉन्ग है और कंक्लूजन भी रॉन्ग है, हो सकता है। फिर क्या नहीं हो सकता? दोनों कंक्लूजन राइट हो और दोनों स्टेटमेंट राइट हो और कंक्लूजन को रॉन्ग बोल रहे हो, वो नहीं हो सकता। यही है वो जो वैध निगमनात्मक तर्क में नहीं हो सकता। दो सही आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वैध कभी नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी वैलिड, ये कभी भी वैलिड नहीं हो सकते। तो दोस्तों आज आपने मेरे से डिडक्टिव रीजनिंग की बहुत गजब की अंदर की गहराई सीख ली। एक इसी बात पे एक और हो जाए, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, ताकि कई बार क्या होता है बच्चों, टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो टॉपिक तो थ्योरी का होता है
और उस पर क्वेश्चन एग्जामिनर तरह तरह की भाषा से पूछता है। तो क्वेश्चन साथ साथ करने से फायदा क्या होता है, वो टॉपिक मजबूत हो जाता है। थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चन करना भी जरूरी है। एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि वही सेम क्वेश्चन आ गया, निगमनात्मक तर्क अवैध कब होता है, जब इसके आधार वाक्य सत्य हो लेकिन निष्कर्ष असत्य हो, तब ये अवैध होगा। तो बच्चों, ये था आपका डिडक्टिव रीजनिंग टॉपिक, जो आज एकदम मजबूत और क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज की इस क्लास में मैंने डिडक्टिव रीजनिंग को आपका दोस्त बना दिया। अगली क्लास में मैं आपकी दोस्ती कराऊंगा इंडक्टिव रीजनिंग से, आगमनात्मक तर्क से। वो ठीक इसका उल्टा है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहां जनरल से स्पेसिफिक है तो वहां स्पेसिफिक से जनरल हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की है उसमें कुछ चीजें हैं जो समझनी है, जो कंफ्यूजिंग अब तक हो रही होंगी, मेरी क्लास लेने के बाद वो कंफ्यूजन दूर होगा। तो इंतजार करते रहिएगा। आज की क्लास के तुरंत अगले दिन आपको इंडक्टिव रीजनिंग की क्लास मिलेगी। तो आज आपको ये डिडक्टिव रीजनिंग का क्लास में आशा करता हूं डिडक्टिव रीजनिंग एकदम मजबूत और पक्का सही हो गया होगा। कोई भी डाउट लगे, आपको इसमें और कुछ गहराई में उतरने की इच्छा करे, कुछ और मन में आए या कहीं से सुना हो, तो जरूर कमेंट करें। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्लास मांगना चाहते हैं, जरूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो जो रोज मेरी क्लास आती जा रही है वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। वैसे मेरी क्लास का टाइम फिक्स है, रोज आना यूट्यूब पे आपको सुबह 10 बजे मेरी क्लास मिलेगी, तो जरूर उस क्लास को देखिए। हर रोज क्लास देखिए, हर रोज आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे और ये प्रक्रिया चलेगी। और इस प्रक्रिया को पेपर 1 यूजीसी नेट के को सिस्टमैटिकली पढ़ना है तो हमारा बैच चल रहा है, उस बैच को ज्वाइन कीजिए। और पेपर 1 की वजह से जेआरएफ क्लियर करने में मदद हमारी पूरी टीम करेगी आपकी। तो दोस्तों, ये सिस्टम अब लगातार चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर मुलाकात होगी कल इसी वक्त और नए टॉपिक के साथ, इंडक्टिव रीजनिंग। तो इस तरह से एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू।